दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी एसिड बेस सॉल्ट की जो श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ जो उसमें बेस या क्षार बच गए हैं उनको पढ़ते हैं। कल अपन पढ़ लिए थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अपन ने पढ़ लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम अगले बेस या क्षार की बात करते हैं। तो जो अगला बेस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है KOH। बोले तो इसे अपन कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सुना होगा नाम सभी ने। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन या कॉस्मेटिक में किया जाता था, इसलिए उसे अपन कहते थे कास्टिक सोडा। उसी प्रकार KOH को कहा जाता है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास, ठीक। पोटेशियम से पोटास और कास्टिक से फिर दिमाग लगा लो, इसका उपयोग भी किसमें किया जाएगा? सौंदर्य प्रसाधन में किया जाएगा, ठीक। जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होंगे उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। तो ऐसे सौंदर्य प्रसाधन जो ज्यादातर हमारी त्वचा से संबंधित होते हैं, जो हमारी त्वचा को, यदि मान लो वो कोई ऐसा केमिकल है जो ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो हमारी त्वचा को, हमारी बाल को, इन सबको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस जगह पर हम उपयोग करते हैं KOH का। NaOH की जगह उपयोग होता है KOH। जैसे यदि मैं इसके कार्य बताऊं तो आप कार्य से आसानी से समझ जाओगे। इसका उपयोग होता है शेविंग क्रीम, ठीक, और शैम्पू बनाने में। साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हो रहा था, लेकिन यदि अपन शैम्पू की बात करते हैं या शेविंग क्रीम की बात करते हैं, शेविंग फोम की बात करते हैं, तो उसमें उपयोग किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर यदि अपन बात करते हैं बच्चों की साबुन, चिल्ड्रंस सोप, या बच्चों की साबुन बनाने के लिए भी, बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक। बच्चों की जो होती त्वचा जो है सेंसिटिव होती है, उसके टिश्यू जो है ऊतक पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुए होते, वो अपनी डेवलपिंग प्रोसेस में होते हैं, विकास की अवस्था में होते हैं। तो यदि सोडियम Na उनकी त्वचा में आएगा तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसकी जगह पर यहां पर पोटेशियम KOH का उपयोग किया जाता है ताकि त्वचा को नुकसान ना पहुंचे। तो फर्क समझ रहा, साबुन में किसका उपयोग होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन पूछा जाए कि बच्चों की साबुन में किसका उपयोग होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और फेस क्रीम, फेस वॉश, फेस क्रीम, फेस वॉश, इन सभी में स्क्रब जो आते हैं ना, इन सभी को बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में, रॉ मटेरियल या कच्चे पदार्थ के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं आप, ये सभी कॉस्मेटिक या सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित हैं, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? कास्टिक। और ये पोटेशियम है इसलिए क्या हो जाएगा? पोटास। तो ये क्या कहलाएगा? कास्टिक पोटास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जो है बेस या क्षार, आप इनको पढ़े होंगे, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि अपन अगले बेस या क्षार की बात करें तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो बेस है ये कहलाता है MgO, जिसे अपन कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़े थे, वैसे ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड की यदि अपन बात करें तो पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, सॉइल, इन सभी की एसिडिटी को कम करने के लिए, मतलब इनका ट्रीटमेंट करने के लिए, उपचार करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, फिर यदि अपन इलेक्ट्रिक वायर की बात करें, ये बहुत अच्छे से याद रखना भैया, इलेक्ट्रिक वायर या जिसे अपन कहते हैं विद्युत केबल, तार लिख देता हूं, केबल में तो इंग्लिश है, विद्युत तार। अब कॉपर होती है, कॉपर या एल्यूमिनियम, जो अपने घर में तार है वो कॉपर की है, तो कॉपर तो भैया विद्युत का चालक है, उसको छुएंगे तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो जो विद्युत इलेक्ट्रिक वायर होती हैं, जो केबल होती हैं, उनमें इंसुलेटर के रूप में, इंसुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, अब इंसुलेटर मतलब कैसा? रोधक कहेंगे, पता है, रोधक के रूप में उपयोग। अब यहां कंफ्यूजन नहीं रखना, जब तार के ऊपर जो प्लास्टिक चढ़ाई जाती है, अपन को करंट ना लग जाए इसलिए क्या करते हैं? प्लास्टिक चढ़ाते हैं। देखो अपना शरीर जो है इसमें भी लगभग 70 से 75% पानी, चाहे हम हमारे शरीर में पाई जाने वाली कोशिका की बात करें, हमारे शरीर में ब्लड है या कोई भी जो है, तो हमारे शरीर में इनडायरेक्ट लगभग 70% पानी है। अब जब पूरे शरीर में 70% पानी है, हमारे शरीर में अलग अलग मिनरल्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो अपन जानते हैं कि हमारा शरीर भी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ऊष्मा का चालक है। शुद्ध जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, आसुत जल जिसे अपन कहते हैं, वो नहीं होता विद्युत का चालक, लेकिन ऐसा पानी जिसमें मिनरल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और अपने शरीर में मिनरल्स भी हैं, पानी भी है, तो अपना शरीर भी क्या है? कंडक्टर होता है। इसीलिए कॉपर के ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दी जाती है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं। अब उसको अपन ने कॉपर के ऊपर प्लास्टिक तो चढ़ा दिया करंट से बचने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब कॉपर के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है तो वहां पर तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि कॉपर के अंदर लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, वहां पर काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पर क्या होगा? उस कॉपर की तार के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तापमान बढ़ जाएगा। अब वो जो तापमान है, आप जानते हो हीट या ऊष्मा अधिक से कम की ओर जाते हैं, तापमान हमेशा अधिक से कम की ओर आता है, तो वो तापमान अपन को भी लगने लगेगा या आसपास की चीजों को वो खराब कर देगा, टेम्परेचर या तापमान। तो उस तापमान से बचाने के लिए जो प्लास्टिक होती है, उस प्लास्टिक में अलॉय के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आता है क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। ताप रोधक, ताप रोधक लिख दे रहा हूं मैं, प्रतिरोधक भी लिखा रहता पर रोधक ज्यादा सही है। बोले तो इसे अपन कहते हैं हीट इंसुलेटर। प्लास्टिक तो रहेगी क्योंकि करंट से बचाना है। इस प्लास्टिक में अलॉय, अलॉय बोले तो इसे अपन कहते हैं मिश्र धातु, अलॉय या ये कहलाता है मिश्र धातु। तो इस अलॉय के रूप में उपयोग होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ताकि वो जो प्लास्टिक है वो करंट को तो बचा ले, साथ ही साथ ये प्लास्टिक हीट या ऊष्मा को भी क्या करे? रोक ले। तो इंसुलेटर तो है, लेकिन याद रखना कौन सा इंसुलेटर होता है? हीट या ऊष्मा का इंसुलेटर होता है। कंफ्यूजन नहीं रखना, करंट से कोई लेना देना नहीं। करंट का तो इंसुलेटर प्लास्टिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का करंट से क्या लेना देना? बस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब अलॉय बना दिया जाता है तो वो क्या होता है? वो हीट को रोकने का काम करने लगता है। ठीक, फिर बस ये अपने मुख्य क्या हो गए? बेस या क्षार। तीन, देखो क्षार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन चाहे आप एनसीईआरटी में जाएं या अच्छी जो बुक है उनमें जाएं या पुराने टेस्ट लगाएं, तो ज्यादातर जो है ये 4-5 बेस या क्षार से क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन फोकस करता है एसिड से,
फिर उसके बाद पीएच स्केल से, पीएच स्केल के पैरामीटर से किसका कितना होता है, और फिर वो टारगेट करता है सॉल्ट लवण को, और बहुत कम पूछता है बेस से। लेकिन फिर भी जितना बेस का अपने पास था या पुराने पेपर में आए थे या अच्छी बुक्स में, अच्छी किताब में, एनसीईआरटी में जितना बेस या छार था वो मैं आपको समझा चुका हूं। पिछली वीडियो में अपन ने देख लिया, और एक उसके पहले वीडियो थी प्रॉपर्टी वाली, फिर कुछ एग्जांपल पिछली वीडियो में थे, और ये 2 एग्जांपल जो बच गए थे यहाँ पर खत्म हो गए। तो इसी के साथ हमारा बेस या छार वाला टॉपिक समाप्त होता है। ऐसे ही हमारे चैनल की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप मॉक टेस्ट देते रहें, क्वेश्चन पेपर अच्छे लगाते रहें। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।